जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके चैनल गुरु शिष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ चालू करने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चंस या प्रश्नों को हल करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। मेनली बेसिकली ये पूरा सीरीज़ हम हिंदी मीडियम के लिए चालू करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर या फिर अदर जितनी भी कोचिंग्स वगैरह हैं, हमने देखा होगा कि हर जगह पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सारी जो फैसिलिटीज़ या फिर किस तरीके से जो भी आंसर्स निकालने हैं वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है। बट हिंदी मीडियम कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की को लैग करता हुआ हमें दिखाई देता है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ लाई जाए, जो कि आपकी प्रश्नों को हल करने के अप्रोच के बारे में बात करेंगे। सेकंड, हम विगत जितने भी 2013 से लेकर के 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं या फिर पेपर्स हुए हैं सीएससी प्रीलिम्स के यूपीएससी द्वारा, उन सभी का विश्लेषण करेंगे एंड ऑन द स्पॉट उनके क्वेश्चन को करने का तरीका देखेंगे कि हमें उन सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। उसके अलावा हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण थीम्स क्या रही हैं कि यूपीएससी हर साल, हमने देखा होगा टॉपर्स हमें बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि पीवाईक्यू से हमें थीम्स देखनी है, थीम्स देखनी है, थीम्स देखनी है। आखिर वो थीम्स होती क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में, तो हमने देखा है कि कुछ जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो हैं जानवरों के नाम, एनिमल्स के नाम दिए होते हैं, वही सेम क्वेश्चंस जो हैं अलग हर साल आते हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट थीम्स की बात जो टॉपर्स करते हैं वो उसकी ओर इशारा करते हैं। उसी तरीके से चाहे पॉलिटी में हुआ, इकोनॉमिक्स वगैरह जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, सभी के अंदर अपने अपने इम्पोर्टेंट थीम्स हैं जहाँ से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, हम उसको देखेंगे। साथ ही उसके अलावा हम सोच रहे हैं कि एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स फॉर्म में बनाया जाए। फॉर एग्जांपल कि कुछ हर टॉपिक से कुछ ना, जैसे पॉलिटी निकला, पॉलिटी से हमने कुछ जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थीम्स देखी हैं उसके बारे में एक अलग से नोट्स बनाया जाए। वो मैं भी बनाऊंगा और अब आप भी बनाएंगे। हम दोनों साथ में मिलकर 2026 का प्रीलिम्स क्लियर करना है हम सभी हिंदी मीडियम वालों को। ठीक है, तो चलिए आज से हम करीब यूपीएससी सीएससी 2020 के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ हम जो अदर कोचिंग्स या फिर अदर यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज चलाते हैं कि पॉलिटी का अलग होगा, इकोनॉमिक्स का अलग होगा। उन सब से इतर हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्ट पेपर वाइज कि ऑन द स्पॉट जो पेपर के टाइम पे हमारा जो माइंड होना चाहिए या फिर यूपीएससी के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमें वो देखना है। क्योंकि आपने देखा होगा अलग अलग पीवाईक्यू की बुक्स आती हैं, सॉल्व आती हैं, उसके अंदर हमें डायरेक्ट दिखता है आंसर ये है, हम उसको रट्टाफिकेशन वाली तरफ चले जाते हैं। लेकिन एक्चुअल पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है उसे हमें हमारे तरीके से सॉल्व करना रहेगा। इस वजह से हमने क्या किया है, 2013 से लेकर के 25 तक तो करेंगे ही, लेकिन लास्ट 5 साल के हम पहले कर लेंगे। उसके बाद से हम फिर से 2013 से रिपीट करेंगे। तो 2013 से 25 तक का पूरा पीवाईक्यू हम साथ में निपटाएंगे। और चलिए साथ में यूपीएससी सीएससी में हिंदी मीडियम का परचम लहरा जाए। चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम यूपीएससी सीएससी 2020 का प्रीलिम्स का पेपर साथ में सॉल्व। मैं पहले ही बता दूं, हम पूरा पेपर हिंदी मीडियम में या हिंदी माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। जहाँ पर भी हमें रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस या इंग्लिश जो क्वेश्चंस की रेफरेंस है वो देखेंगे। तो चलिए 2020 के क्वेश्चंस के थ्रू हम शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। मान लीजिए हमें नहीं मालूम है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, हमें 4 ऑप्शन तक पूरे पढ़ने हैं। एक बार हम पूरे क्वेश्चंस देख लें। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। हमें देखो क्वेश्चंस की हमें लैंग्वेज देखनी है। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब कि किस तरीके से पूछ रहा है। हम लोग करते हैं ना कि अगर कोई हमसे पूछता है तो
3 तरीके से अच्छा वाली बात है, अच्छा 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 वाली। तो उसी तरीके से यूपीएससी भी क्वेश्चन उसी तरीके से बनाता है, अच्छा 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 ये वाला। तो हमें उसी प्रकार से इनकी लैंग्वेजेस को पकड़ना है, उसके थ्रू आंसर लाना है। क्योंकि मैं लिख करके देता हूँ, या फिर हम लोग जितने भी होते हैं, हम कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ लें या फिर स्टैटिक बुक्स वगैरह पढ़ लें, कुछ इस तरीके जो क्वेश्चंस होते हैं, बाउंसर्स जो क्वेश्चन होते हैं, वो हमें करने में बहुत मुश्किलात आती ही होंगी। हम, मेरे साथ भी हैं, आपके साथ भी होते होंगे। तो उन्हीं को करने का तरीका हम लैंग्वेज के कुछ देखो, कुछ ना होने से बढ़िया है कि कुछ हिंट वगैरह के थ्रू हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। देखते हैं इसके बारे में। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। हाँ, एक और चीज़, हिंदी मीडियम में आप देखें राज्य निजी निगमों, अगर हम चाहें ना तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा, मुझे लगता है जहाँ तक कि यहाँ पर होगा तो हम हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर समझ पाएंगे, क्योंकि हम इसको एक साथ में पढ़ लेंगे राज्य निजी निगमों, तो राज्य निजी निगम जैसा कुछ शब्द हमें पता ही नहीं चलेगा। इस वजह से थोड़ा रुक करके, क्योंकि मुझे भी थोड़ा पहले कन्फ्यूज़न हुआ था कि राज्य निजी निगम क्या है। फिर देखिए, राज्य निजी निगमों मतलब जो प्राइवेट कंपनीज या कॉरपोरेशंस होती हैं, उसके साथ कोई भी अनुबंध नहीं कर सकता। और क्या यहाँ पर ये बात सही है कि आपका जो प्राइवेसी है, हमने देखा होगा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 वगैरह में भी हमने हर जगह पढ़ा, तो क्या अनुच्छेद 21 के तहत ये बात आपको सही नहीं लगती? हमें बस लैंग्वेज पकड़नी है कि क्या सही है या नहीं, कि क्या राज्य आपके निजी निगम, फॉर एग्जांपल आपकी कोई, आप किसी भी स्टेट से हों, राजस्थान, यूपी, बिहार या फिर भारत के किसी भी राज्य से हैं, क्या आपका आधार डेटा किसी जो राज्य है आपका, क्या वो किसी कंपनी या फिर किसी कॉरपोरेशंस को दे सकती है, या फिर उसके लिए देना उसको सही लगेगा? मुझे भी लगता है, जहाँ तक आप सोच पा रहे होंगे, कि आपका दिमाग में भी आंसर आएगा नहीं, क्योंकि निजता का सवाल होता है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या बोला, डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता, मतलब कोई भी कोलेटरल या फिर कोई भी समझौता नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ ये वाली लाइन क्या होगी, सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है ना। देखो, कोई भी हमें हिंट देता है तो हमें उसका हमेशा से ही पता चलता है कि यार ये पॉजिटिव में बोल रहा है या मज़े लेने के लिए बात बोल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए कि कोई अनुबंध नहीं कर सकता, और यहाँ पर राज्य निजी निगमों की बात कर रहा है, तो यहाँ तक ये वाला जो होगा सही होगा। देन आप देखिए, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। जहाँ पर भी अनिवार्य, केवल, सभी ऐसी चीज़ें आए, वो आपको एक बहुत ही उच्चतर स्तर तक ले जाती हैं कि हाँ भाई, पूरी दुनिया में सब कुछ तुम ही हो, ठीक है। तो सब कुछ का मतलब अनिवार्य केवल नहीं, मतलब हमें बीमा उत्पाद, कोई भी LIC वगैरह खरीदने के लिए हमें क्या आधार कार्ड जरूरी होता है? जरूरी मान लो सेंस में होता है, लेकिन अनिवार्य लिखा है यहाँ पर, हमें इस सेंस को पकड़ना है। क्या अनिवार्य होगा कोई चीज़ वहाँ पर आधार कार्ड के लिए? बीमा उत्पादों के लिए नहीं होता है, ठीक है, जनरली। और अनिवार्य जैसे शब्द जो होते हैं, ये यूपीएससी के सेंस में पॉसिबली लगभग गलत ही होते हैं। तो हमें क्या करना है, अनिवार्य एक्सट्रीम जो चीज़ें बता देती है उन्हें गलत मानना है। चलिए, मैंने इसको गलत माना, तो जैसे ही मैंने तीसरा ऑप्शन गलत किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कट गया, ये कट गया। अब देखिए, आधार भारत की सिंचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य। अब देखो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसका आंसर नहीं भी मालूम, लेकिन क्या मैं अब यहाँ पर देखो, अब आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। आपने किसी कंपनी को या फिर कहीं पर भी, आप मान लीजिए आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हैं जहाँ पर आधार कार्ड वगैरह भी मांगता है, तो क्या वो 3 महीना से ज़्यादा आपका आधार कार्ड नहीं रखते हैं क्या? या फिर आपकी आइडेंटिटी तो वो रखेंगे ना भाई हमेशा के लिए, कि हाँ, ऐसा नहीं कि 3 महीने हुआ कि हाँ, मान लो मेरा नाम आकाश है, आकाश का आकाश का आधार कार्ड है, 3 महीने हुए और उसको फेंक दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। 3 महीने से अधिक नहीं संग्रहित नहीं रखा जा सकता, ऐसा तो कोई प्रावधान होना भी नहीं चाहिए। तो जनरली इस सेंस में ये जो ऑप्शन फर्स्ट है, ये भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। चलिए, इसको गलत मानना है और आंसर पे हम चले जाएंगे ऑप्शन बी पर। एक और चीज़, यूपीएससी में सब कुछ एग्जैक्ट नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं, हमें भी जानते हैं, या हम भी जानते हैं, ठीक है। आप तो या फिर कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी नहीं है इस यूपीएससी के फील्ड में जो आपको 100 में से 100 क्वेश्चन करवा दे।
हमको पूरा जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, उसके ऊपर खेल खेलना रहता है यूपीएससी का गेम। बाकी इजी जो क्वेश्चन होंगे अगर वो गलत हो रहे हैं तो फिर आप भी जानते हैं, ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं मिलेगा फिर तो, है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन फर्स्ट पर जा सकते हैं। आप आंसर की बाद में करिएगा, हम पहले क्वेश्चन किस तरीके से करना है अप्रोच देखेंगे, क्वेश्चन आंसर क्या आया है वो देखेंगे, देन हम देखेंगे सबसे लास्ट में आंसर की कि भाई वो आंसर सही था या नहीं था। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें आप, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। देखिए जब भी हम संसद वाला चैप्टर पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में या पॉलिटी, लक्ष्मीकांत से या फिर पॉलिटी सब्जेक्ट में, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, हमने एक टेबल देखी होगी हमेशा से इन इसके संबंध में कि एक तरफ तो लिखा होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियाँ, दूसरी तरफ लोकसभा की विशिष्ट शक्तियाँ और तीसरी तरफ राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ। तो वहाँ पर हमने देखा होगा नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने का विषय में राज्यसभा को विशिष्ट अधिकार होता है, ठीक है, राज्यसभा को विशिष्ट अधिकार है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ऊपर देखें, लोकसभा की समान शक्तियाँ। तो लोकसभा के समान शक्तियाँ तो भाई पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो हम इसे कट कर देंगे। सेकंड देखो, संविधान में संशोधन करने के विषय में, मान लो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो सरकार को हटाने के विषय में, आप सोचें सरकार मेनली कौन सी सभा बनाती है, लोकसभा बनाती है, राज्यसभा बनाती है। जाहिर सी बात है लोकसभा से ही लगभग जितने भी हमारे मंत्री और मंत्रिपरिषद वगैरह सब लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। और मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से हम कह सकते हैं कि क्या होती है, एक सरकार की तरीके से काम करती है। तो वो सरकार को हटाने के विषय में राज्यसभा का रोल तो आप भी जानते हैं कितना होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, ठीक है। और हटाने के विषय में उसमें बात उतनी होती नहीं। देन देखो कटौती प्रस्ताव करने के विषय में, इन तीनों में सबसे इजी और संविधान में संशोधन करने के विषय में, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायरेक्ट फैक्चुअल कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हमें उस तरीके से ही सॉल्व करना रहेगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं हमें पता है तो संविधान में संशोधन बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो उसके लिए हमें दोनों सदनों का समर्थन या समान शक्तियाँ देनी आवश्यक है, वरना अगर लोकसभा को मिलेगा, अगर लोकसभा को संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिल जाए तो भाई फिर राज्यसभा काम क्या रह जाएगा। हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है, संविधान ही है। अगर संविधान की नज़र में ही राज्यसभा लोकसभा को बराबर शक्तियाँ नहीं दी जाएंगी तो फिर किसे दी जाएगी, है ना। तो इससे हम आंसर पे जाएंगे यहाँ पर भी बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखिए ये भी मैं जानता हूँ कि ना मैं पढ़ाऊँगा ना आप कहीं पढ़े होंगे, हाँ कहीं करंट अफेयर्स में इक्का दुक्का 1000 में से 1-2 लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसको पढ़ा हुआ तो हम नगण्य मान सकते हैं, है ना। देखिए क्या है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लेट्स हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डुएबल होते हैं, क्योंकि हम पढ़ते भी यूपीएससी की जर्नी में सबसे ज़्यादा पॉलिटी ही है। कुछ सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस टेक हो गया, इसको हम थोड़ा नज़रअंदाज करते भी हैं कभी कभार, है ना। लेकिन पॉलिटी हम उतनी बार भी पढ़ते हैं, लेकिन उतनी बार में ये लक्ष्मीकांत में तो हमने नहीं देखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं कि अंतर्गत निधियों के संदर्भ में, निधियाँ मतलब पैसा, ठीक है, जितनी भी मनी आ रही है आपकी, जितना भी धन है, तो उनकी जो निधियाँ हैं उनके संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। सही की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन। देखिए MP लेट्स निधियाँ टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचना के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। अगर किसी MP को, ठीक है, MP को या फिर आपके यहाँ के सांसद को अगर कोई निधि मिल रही है तो वो इन्हीं बेसिक बुनियादी चीज़ों पर खर्च करेगा ना, इधर उधर। हाँ वो बात अलग है कि हमारे नेता लोग इसे अपनी संपत्ति समझ करके, मानो कि अब उनका सैलरी आया वो समझ के रख लेते हैं। लेकिन अगर हम किताबों पे देखें, क्योंकि दोनों अंतर है किताबों पर और ज़मीनों पर, तो किताबों पे के लेवल पर देखें तो संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। जनरल सेंस है, इसमें कुछ भी नेगेटिव जैसा कुछ भी आपको अगर वैसा फील हो रहा हो, देखो यूपीएससी क्वेश्चंस को हमें फील करना है, जितना ज़्यादा महसूस करोगे क्वेश्चंस को उतने ज़्यादा आंसर्स आएंगे। तो पहले जो ऑप्शन है, जो पहला कथन है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का गलत
कोई नेगेटिव सेंस है तो मैं इसको फिलहाल के लिए सही मानूंगा। अब जैसे ही मैंने पहले को सही माना तो अब देखिए यहाँ पर पहले को सही माना तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, 3 और 4 को हम कर देंगे कैंसिल आउट। अब देखते हैं आगे, प्रत्येक सांसद की निधि एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे संविधान में चाहे जितने भी जो पिछड़ी जाति हैं, SC और ST जो है, इनको लाभ देने के लिए बहुत सारी सुविधा और वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई गई हैं। तो इस वजह से ये सेंस में है कि हाँ उनको आवश्यक होगा, क्योंकि सांसद एक बहुत बड़े क्षेत्र का होता है, वहाँ पर SC ST के लोग भी निवास करते होंगे, उनके लिए जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट आएगा वो रखना ज़रूरी है, तो इसे भी हम सही मानेंगे। अब देखिए तीसरा क्या है, MP लेट्स निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपको पूरे साल के लिए 1000 रुपये जो है मिले, उसमें से आपने खर्च कर दिया भाई 900 रुपये, करोड़ मान लीजिए आप, 1000 करोड़ तो नहीं होगा, 1000 रुपये एक एग्जाम्पल के तौर पे मानिए, 900 रुपये आपने खर्च कर दिए। अब ये जो 100 रुपये हैं, अब ये 100 रुपये कहाँ जाएंगे, साल तो ख़त्म हो गया। तो और यहाँ लिखा है अग्रणित नहीं किया जा सकता, मतलब आगे नहीं, अगले साल की तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा क्या पॉसिबल है कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है, चाहे जो भी चीज़ है, जो बचा हुआ अमाउंट है, उसको हम आगे नहीं भेजें, सेविंग्स करेंगे, सेविंग्स करने के लिए या फिर उसको जो आगे के इस्तेमाल करने के लिए हमें रखना ज़रूरी होगा या फिर रखेंगे, कॉमन सेंस की बात है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अग्रणित नहीं किया जा सकता। अगली अप्रयुक्त निधि पे भी, मतलब जो जिसका खर्चा नहीं आया है, तो क्या उसको अब नहीं रखा है तो वो अपने पास रख लेगा, अपने पास तो नहीं रखेगा, क्योंकि किताबों की बात है यहाँ पर, है ना। तो इसको हम करेंगे गलत, क्योंकि अग्रणित किया जा सकता है कि भाई मान लो मुझे अगर कहीं से अमाउंट मिलता है तो मैं उसे क्या 1 साल के लिए दिया गया तो 1 साल में सारे उड़ा दूंगा। और यहाँ पर अप्रयुक्त निधि की बात की गई है, अप्रयुक्त मतलब जिसका इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। अब जिसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है तो क्या मैं उसे अगले साल के लिए रख सकता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से तीसरा ऑप्शन गलत। अब तीसरा जहाँ पर है हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए अब हमारे पास बचा है 1 2 एंड 1 2 एंड 4, इट मीन्स हमें 4 वाला पढ़ना जरूरी। देन देखिए कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकरण प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य। अब देखिए कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े टीचर्स हैं या फिर जो भी लोग हैं, मैं इतना मानता हूँ, देखिए वो लोग कहेंगे कि एक्सट्रीम अनिवार्य वगैरह सब कुछ जो होगा वो हमेशा ही नेगेटिव सेंस में जाएगा। लेकिन आप ये पूरा कथन पढ़ने के बाद आप देखें, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मुझे कुछ रुपए दिए हैं, ठीक है, सरकार से मुझे कुछ है या आपने मुझे कुछ रुपए दिए हैं, तो क्या आपका दायित्व है या नहीं कि आप उसकी जो है निगरानी के लिए या फिर उस पर काम हुआ है या नहीं हुआ है वो देखने के लिए आप मेरे ऊपर कोई भी जिला अधिकारी या फिर कोई व्यक्ति नियुक्त करें। जाहिर सी बात है करेंगे, क्योंकि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, मैंने कहाँ खर्च किया है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ों का एक ब्यौरा तो होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर ये अनिवार्य है ना, ये पॉजिटिव सेंस देगा। हमेशा याद रखना, कभी भी अनिवार्य नेगेटिव सेंस नहीं देता है। पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है ऊपर वाले पर, जिसे हम बोलते हैं कि एटीट्यूड क्या है भाई। अब हम किसी आदमी से बात ही नहीं किए हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ किसी और से सुन लिया कि अनिवार्य जो है गलत होता है, तो अनिवार्य हमेशा गलत नहीं होता, मोस्ट ऑफ टाइम गलत हो। लेकिन कंटेक्स्ट भी तो देखें आप, कंटेक्स्ट क्या दे रखा है उसका, मैं पूरे बात कर रहा हूँ फीलिंग्स पे। वैसे ही हम लड़कों में फीलिंग्स अगर हो जाती है तो बहुत तगड़ी वाली हो जाती है, तो हमें वो फीलिंग्स डेवलप करनी है कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। जिस तरीके से कोई मोहतरमा हमें कुछ नहीं कहती हैं फिर भी हमारी जो बिरादरी है सब कुछ समझ जाती हैं कि हाँ देखो भाई ये सारी चीज़ें आ रही हैं या फिर ये कह रही हैं, तो उसी तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को देखते वक्त भी हमें वही आइडियोलॉजी अपनानी है कि भाई वो कहाँ पे क्या कह रहा है, हमें भी यहाँ पर लाना है उस चीज़ को, राइट। तो ये भी हो जाएगा करेक्ट। देखिए 1 2 4 पर हम इजीली आंसर पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। देखो मैं भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ साथ कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करना। हम लोग आंसर निकालने से पहले सेट ए लेकर के बैठें और एक बार आप सॉल्व करें, फिर आप वीडियो पॉज करें, फिर आप एक बार चलाएं,
तो उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपके थॉट प्रोसेस में कहाँ पर गलती हुई और मैं कहाँ पर गलती हुई। कुछ शायद हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन मुझसे भी गलत हों, या फिर जो कुछ अनटेकेबल क्वेश्चंस होते हैं कि इसको छोड़ना ही ज़्यादा बेहतर है, वो मैं भी करूँगा। और वो हमें सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि 100 में 100 क्वेश्चन हम हमारे सही करने भी नहीं हैं, और ना ही हमें कुछ सारे क्वेश्चन छोड़ने हैं, और ना ही सारे गलत भी करना है। हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे खेलना है। पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का है कि हम कितने क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से देखिए इजी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन गलत होता है तो फिर कुछ कहना ही क्या। देखिए, निम्नलिखित मूल अधिकारों किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में विभेदन के विरुद्ध अस्पृश्यता, देखिए अस्पृश्यता कौन से अनुच्छेद में, ये तो डायरेक्ट याद होने चाहिए, अनुच्छेद 17 में है। और अनुच्छेद 17 किस कॉलम बॉक्स में आता है? हम जब भी लक्ष्मीकांत या फिर कोई पॉलिटी पढ़ते हैं या फिर मूल अधिकार का चैप्टर पढ़ते हैं, हमने वहाँ देखा कॉलम्स में आते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, फिर 19 से 22, या 19 से जो अन्य हैं वो अलग हैं। फिर मूल अधिकार जो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अलग है ना। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, फिर 23-24 शोषण के विरुद्ध, फिर है ना। तो ब्रैकेट्स में आ रखे हैं, तो हम यहाँ वो ब्रैकेट से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर इसने डायरेक्ट आर्टिकल पूछा है ना, कुछ पूछा। इसने पूछा कि अस्पृश्यता का जो विभेदन का जो विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है वो कौन से वाले जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में आता है। तो हम देखेंगे कौन से, समता का अधिकार ही तो है ना। 14, 15, 16, 17, 18 है ना। ये जो मूल अधिकार हैं समानता के अधिकार के लिए हैं। तो अस्पृश्यता पूछा है तो भाई समानता के अधिकार पर हम टिक मार देंगे। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। देन देखिए, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है, मतलब किसमें निहित है, किसमें बताया गया है कि कार्यपालिका से जो है न्यायपालिका अलग होगी। संविधान की उद्देशिका द्वारा। देखिए, हम अब तो एनसीईआरटी में भी हम जो भी बुक पढ़ते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई जितनी भी बुक्स हैं सबके अंदर पहले पेज पे ही प्रियम्बल लिखा होता है। प्रियम्बल प्रस्तावना लिखी होती है, जिसे हम भारत के लोग, भारत के संविधान वगैरह जो भी सारी चीज़ें वो दे रखी होती है। लेकिन कहाँ वहाँ पर न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण की बात करता है? कभी नहीं करता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे तो काट देंगे। अब देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, अब बताएं। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का पृथक्करण है, लेकिन वो किन किन के बीच में है? राज्यों में, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, वो 3 सूचियों के मध्य में दे रखा। तो ये भी नहीं होगा जी। अब देखिए, परंपरागत व्यवहार द्वारा कार्यपालिका, और हम देखते हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण संविधान में लिखा। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, 2 में से कौन सा ज़्यादा आपने पढ़ा है? जाहिर सी बात है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व है, डीपीएसपी जैसे हम कहते हैं। तो आंसर आ जाएंगे बी पर। देखिए, तो इन 5 क्वेश्चंस में हमने क्या अप्रोच लगाई? सिर्फ क्वेश्चन की फीलिंग्स समझिए। ठीक है, फीलिंग्स जितनी ज़्यादा आएंगी, क्वेश्चन ऐसा समझ लो आप अपनी, जो अगर आप लड़का हैं तो क्वेश्चंस को आप अपनी जो भी आप महिला मित्र मान सकते हैं, या फिर आप महिला हैं तो आप पुरुष मित्र मान सकते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है आप जहाँ पर अपना दिमाग उस एरिया में लगा करके अपनी जो भी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, फीलिंग्स वेस्ट कर रहे हैं, एंड में जा करके फीलिंग्स टूटती हैं। तो उन्हीं फीलिंग्स का यूज़ करके आप यहाँ पर यूज़ करें, यहाँ पर इस्तेमाल करें। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स फीलिंग्स के साथ भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो हमें वो फीलिंग्स जो हैं वो सारी फीलिंग्स को उठा करके यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज में लगानी है। फिर देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, हम जनरली ये क्वेश्चन ना पढ़ेंगे ना किसी भी टेस्ट सीरीज वगैरह में हम देखेंगे। देखिए, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। चिरकालिक संसदीय परंपरा, देखो संसदीय परंपरा जैसे कुछ इसके अंदर हमारा संसद या फिर हमारे जो नेता हैं उतने अच्छे तो होंगे नहीं कि अपनी जो संसदीय परंपरा के अनुसार बात करें। और अभी का सिस्टम तो आप लोग जान ही रहे हैं कि कितनी बातें संविधान के अकॉर्डिंग चल रही। ठीक है, तो हम देखिए बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कि हमारा पैसा कितने बड़े स्तर पर कहाँ गया, कैसे गया। तो हम
इन क्वेश्चन, इस जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन के बेसिस पे ही आंसर निकलेगा। देखिए ये तो नहीं हो सकता। फिर देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 के कारण। हाँ, एक और चीज़, जब भी पॉलिटी में भारत का संविधान में परिभाषित, भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, ये आपने यूट्यूब पे भी अलग अलग जगहों पर भी देखा होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस गलत होता है, ठीक है, यहाँ पर गलत हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा 2025 के प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन में, जब उसने भारत के संबंध, ये भारतीय संविधान वाला कुछ बोला था, तो उसने भारत का संविधान देना बंद कर दिया था। उसने कोई और समिति वगैरह या फिर परंपरा के आधार पे परिभाषित करके फिर क्वेश्चन पूछा था, है ना। तो यूपीएससी हमसे एक कदम आगे चल रहा है, ठीक। तो पीवाईक्यू सीरीज में हमें यही देखना है, भारत के संविधान में लगभग ये गलत। और जब हम चौथे ऑप्शन डी तक पहुंचते हैं, तब देखिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधान के कारण। अब देखिए नाम में ही पता है, राजकोष, राजकोष मतलब पैसा, उत्तरदायित्व मतलब आपका उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जो पैसे हैं उन पे कितना है कितना नहीं है। फिर देखिए बजट प्रबंधन, इतना बड़ा एक्ट है पूरा, आपके बजटीय जितने भी संबंधित चीज़ें हैं, जितने प्रावधान है, उन सारी चीज़ों के लिए ही तो अल्टीमेटली हम सीधा आंसर तक पहुंच सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन डी। देखो जो क्वेश्चन टफ होगा हम उसे स्किप करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन डुएबल है उस पर हम जान लगा देंगे कि हाँ भाई इसे नहीं जाने देना है, ठीक है। आ जाए अब परिभाषा से, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। अब मुझे एक बात बताइए, संवैधानिक सरकार, भारत संवैधानिक देश है, प्लस यहाँ सरकार की बात करिए, भारतीय संविधान में या फिर भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ा कौन है? संविधान है। और संविधान की जो, संविधान में जो निहित है, संविधान में जो जो लिखा गया है, सरकार उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। मतलब क्या होगा कि संविधान से सरकार क्या है? बंधित है, बंधित है अगर कोई चीज़, तो वहाँ पर सीमित सरकार की बात होगी या नहीं होगी। देखिए विधानमंडल द्वारा सरकार, ये तो होता ही है। लोकप्रिय सरकार, कथन चारों सही है, मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ, कथन चारों सही हैं, ये ऑप्शन चारों सही है, लेकिन इसने पूछा किस कंटेक्स्ट में है? संविधान का संवैधानिक सरकार का अर्थ, तो उसका आंसर जाएंगे आप डी तक, सीमित सरकार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के तहत सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? अब देखिए मानव अधिकार, यहाँ से एक पॉइंट देखिए, नहीं पढ़ा है हमने, ठीक, कोई इशू नहीं है। देखिए मानव अधिकार, उद्देशिका के में क्या मानव अधिकारों की बात नहीं की गई? देखिए समानता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई, भ्रातृत्व एवं बंधुत्व की बात की गई है, तो मानव अधिकार से संबंधित चीज़ें तो है ना इसमें, तो उद्देशिका तो होगा भाई। डीपीएसपी तो आप लोग पूरा जानते ही हैं कि डीपीएसपी में जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं सारे उसके अंदर दे रखे हैं कि हाँ भाई हमें मानव अधिकारों और उन सारी चीज़ों के जरिए से प्रभावित, तो इस पर भी जाएंगे। और मूल कर्तव्य नागरिकों से ही संबंधित है, तो हम उस पर भी जाएंगे। तो इसमें हम सीधा डी तक डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। अब आ जाइए 9th क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी और कुछ जो मैं समझाना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आप भी थोड़ा हमें साथ में सपोर्ट करिएगा, हम लोग साथ में ग्रो करना चाहते हैं। देखिए भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? निःशुल्क मतलब जो नालसा जिसे हम बोलते हैं, है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, ठीक है। तो वो जो है वो किन लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करते हैं? विधिक मतलब जितने भी कानून संबंधित या वकील वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो। तो देखो 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, हाँ भाई ज़रूरत पड़ेगी, हमारे यहाँ वकीलों की फीस ही इतनी ज़्यादा है कि 1 लाख से कम आदमी वाला तो अगर उसके साथ गलत भी हो जाता है तो भी वो नहीं करता। तो पहले को तो हम मानेंगे सही कि हाँ भाई बात बिल्कुल सही कह रहा है कि ये होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शंस यहाँ पर काट दिए जहाँ जहाँ एक नहीं है। अब आ जाइए, अब देखें 1 2, अब देखें 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर्स को, हाँ यहाँ पर सोचने वाली बात है, हम यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे, ठीक है, रुक करके देखेंगे कि 3 लाख से कम वार्षिक वाले अन्य पिछड़ा वर्ग सदस्यों, देखिए पिछड़ा वर्ग सदस्यों को
और ये सारी चीज़ों अरे इन लोग को दिया जाएगा, मतलब ओबीसी पूरा कैटेगरी को अलग से ही इनको बोला जाए कि 3 लाख से कम है, तो हमारे देश में तो फिर अलग अलग तरीके से ही बढ़ जाएंगे कि 1 लाख से अलग वार्षिक वाला व्यक्ति जो है वो क्या पता कौन सी कैटेगरी में हो सकता है, वो ओबीसी में भी तो हो, जरूरी थोड़ी है वो जनरल से ही हो गया, अदर कैटेगरी से हो गया। 1 लाख रुपए कमाने वाले तो हमारे भारत में कितने सारे हैं, तो हम उसको कैटेगरी वाइज नहीं कर सकते। तो पहला और तीसरा देखो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कैंसल आउट करने की बात कर रहे हैं कि तीर जैसे आता है ना वैसे कि हाँ भाई आपस में टकराने वाले, तो या तो पहला सही और पहला ज़्यादा ठीक लग रहा है, मतलब इन दोनों के मुकाबले वो ठीक लग रहा है, ठीक है, तो हम तीसरे को तो मानेंगे गलत, ठीक है, तीसरा वैसे भी गलत। अब देखिए सभी वरिष्ठ नागरिकों को क्यों ज़रूरत है भाई, सभी वरिष्ठ नागरिकों और सभी दिखा है, यहाँ पर भी एक्सट्रीम की बात कर रहा है, सभी वरिष्ठ नागरिक जरूरी थोड़ी है, सारे वरिष्ठ नागरिक गरीब ही हैं या फिर अक्षम हैं कि वो अपनी बातें नहीं रख सकते हैं वगैरह सब कुछ नहीं, इस वजह से फोर्थ को भी हम कैंसिल आउट करेंगे एंड फाइनली हम हमारे आंसर 1 और 2 तक पहुँचेंगे। देन आइए 10th क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमें थोड़ा टफ लगेगा और हो सकता है कि अगर हम नहीं पढ़े हों तो हमें इसको छोड़ने में कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि हम ऊपर 9 क्वेश्चन सही करके भी तो आए हुए हैं यार, है ना, फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन पता है, हैग समझौता। हैग समझौता हमने जो क्या बोलते हैं ऐतिहासिक चीज़ें जो मूर्तियाँ वगैरह उनको संरक्षित वगैरह रखने के लिए इस पर बात की गई है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो हैग समझौता जैविक एवं रासायनिक शस्त्र से तो नहीं होगा, तो सेकंड को हम क्या कर देंगे, कैंसल। अब देखिए क्या है, केवल 4 और 1 और 3, 1 और 3 अल्मा माटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य तनाव वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए हो सकता है। और देखो जहाँ पर भी यूपीएससी में ना प्रोबेबिलिटी भी खेलना है, नहीं आता ये क्वेश्चन हमें, जाने दो, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन करके तो आना भाई। देखो सिंपल सा गेम है, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 60 क्वेश्चन करेक्ट, और 30 क्वेश्चन अगर हमारे गलत भी हो जाते हैं ना इन सब खेलों में, तो भी हमारा नेट करेक्ट जो आता है 50 क्वेश्चन आता है, 50 × 2 100, और हमारी लास्ट 2-3 सालों की कट ऑफ भी जा रही है 85, 88, तो हम तो बहुत बेहतर कंडीशन में आ जाएंगे। तो इन सब थोड़े क्वेश्चंस में रिस्क लेना हमें आना चाहिए, और रिस्क लेना पड़ेगा, आना चाहिए नहीं, रिस्क लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो फिर वही अगर आप 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे तो इतने महात्मा तो हम लोग हैं नहीं कि 60 में से 60 सही ही हो जाएंगे, या फिर 60 में से 50-55 सही हो जाएंगे, है ना। तो हमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है पूरा यूपीएससी, ठीक है। तो मैं 1 और 3 के साथ जाऊँगा, ठीक है। देन अब आगे देखें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार। अब देखिए वापस वही बात, नज़रें कहीं निगाहें कहीं, हमें नज़रें यहाँ रखनी है और निशाने इनमें से चलाने हैं, ये तीर कौन सा हमें मारना है। देखिए आप संसदीय व्यवस्था वही लोकसभा राज्यसभा आ गए, वही सारी चीज़ें होंगी। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। देखो होंगे सारे सही, लेकिन हमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर चूज करना है इसमें से, ठीक है। देखो सरकार, संसद के सभी राजनीतिक दलों को सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। मुझे तो पहली बात ये लाइन ही थोड़ी अटपटी से लग रहा है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, जरूरी थोड़ी है सभी राजनीतिक दलों का सरकार किसकी बनी है भाई, गठबंधन सरकार अगर मुश्किल से बनती है तो वो भी 2-3 पार्टियां आपस में मिलकर के बनाती है। संसद के सभी राजनीतिक दल सरकार में तो नहीं आते हैं, है ना। अगर सभी राजनीतिक दल हो जाते तो एक दूसरे को फिर वो इतना डर्टी पॉलिटिक्स करते ही क्यों, है ना। सेकंड देखिए, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक, और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। और यहाँ पर संसदीय व्यवस्था वाली की बात करिए, अगर कोई व्यवस्था उसके नाम से पड़ी है तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित चीज़ें ही तो चलेंगी उसके साथ, ठीक है। तो तब भी इसको होल्ड पे रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। भाई निर्वाचित तो तुम करते हो, लेकिन क्या तुम हटा सकते हो? इतनी ज्यादतियाँ अगर हो रही हैं देश में, अगर प्रॉब्लम्स आ रही तो क्या तुम हटा सकते हो? नहीं हटा सकते हो। ठीक है, हम लोग नेपाल की सरकार तो है नहीं, नेपाल के लोग तो है नहीं जिनजियानी। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर देखो, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि पूर्व हटाई नहीं जा सकती। संसद के द्वारा कहाँ चुनी जाती है भाई? इसे तो हम लोग चुनते हैं ना। इट मीन्स यहाँ पर भी हम कहाँ चले आएंगे? 11th में बी आंसर। अब देखिए फिर आ गए, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मार दीजिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आगे बढ़िए, इसमें कुछ उतना समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं। नेक्स्ट देखिए, हम 13th क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले देखा था, भारत का संविधान जहाँ पर भी दिखे, ठीक है, जहाँ पर भी भारत का संविधान परिभाषित, उल्लिखित ऐसी चीज़ें दिखे उसे हमें रॉन्ग ही करना है अल्टीमेटली। अब देखो, हम पढ़ेंगे मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। देखो, मैं तुमको रट्टाफिकेशन या फिर ट्रिक वगैरह नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखना गलत क्यों बता रहा हूँ मैं। देखना, मूल ढांचे को संघवाद, हाँ भाई है उसमें, पंथ निरपेक्षता है, मूल अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता। परिभाषित कुछ नहीं है संविधान में। इस वजह से गलत किया है, इस वजह से नहीं कि भारत का संविधान की वजह से, ठीक है, परिभाषित की वजह से। और मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में ये भाषा नहीं लिखी गई है और वो मूल ढांचे को बोला है। ठीक है, इस वजह से पहला जो सेंटेंस है या कथन है गलत है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। एक और बात, न्यायिक पुनरावलोकन भारत के संविधान द्वारा नहीं आया। ये जो न्यायिक समीक्षा और जो न्यायिक पुनरावलोकन है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो निरंतर प्रयास और जो उनके अंदर परिवर्तन होते हैं, उनके जो केसेस होते हैं, उसके थ्रू आया था। इस वजह से ये गलत होगा, है ना। तो हमें देखो, हमने बहुत जगह देखा, यूट्यूब पर भरमार पड़ी है कि भारत का संविधान जहाँ दिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहाँ दिख जाए उसको काट देना है। लेकिन क्यों काटना है, उसके पीछे का आंसर ये है कि भाई हमें ये भी तो पढ़ो, है ना। तो तब जा करके हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 4th पे पढ़ते हैं, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। इनमें कौन सी सहमति? देखो, गांधी जी और मार्क्सवाद हमेशा ये कहता है राज्य विहीन समाज, मतलब राज्य की जो शक्तियाँ हों लोगों पर बिल्कुल कम हो या फिर न के बराबर। ठीक है, न के बराबर मतलब समाज के लोग आपस में ही अपनी जो भी सारी चीज़ें हैं, डील्स हैं, वो अपने आपस में ही कर लें। तो गांधी जी भी यही चाहते थे, है ना, और मार्क्सवाद भी यही चाहता। तो एक ही में है, एक अंतिम लक्ष्य करो राज्यविहीन समाज। ठीक है, तो 14th आंसर ए। देन देखिए 15th, ये क्वेश्चन हमारा है, हमारा मीन्स यूपीएससी सीएससी क्लियर करके हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, आईएएस आईपीएस एंड ऑल। तो वो नौकरशाही तो है, हम लोग सरकार के नौकरी तो बनने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या है, भारत में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? चरित्र चित्रण का अर्थ है, देखिए कि मतलब कौन इसको प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करता है कि नौकरशाही का मतलब तुम क्या समझते हो। कुल मिलाकर ये देखो, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, समझ में नहीं आ रहा। सेकंड देखो, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण हो सकता है, क्योंकि सेंटर ही तो अपॉइंट करती है नौकरशाही, लेकिन स्टेट भी तो अपने अपने जो एसडीएम वगैरह जो अलग पोस्ट थे, पीसीएस वगैरह होती हैं, वो लेती हैं। फिर राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को स्वरूप बनाने वाला अभिकरण, ये तो चाहे दूर दूर तक। सेकंड देखो, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। हम जब भी कार्यपालिका पढ़ते हैं तो कार्यपालिका में हम दो चीज़ पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं स्थायी कार्यपालिका और दूसरी पढ़ते हैं अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका जो संसद में मंत्रिपरिषद वगैरह जो भी अन्य जो है मंत्रिपरिषद वगैरह वो हैं, और स्थायी कार्यपालिका में हम लोग आते हैं आईएएस आईपीएस और जितने भी जो भी नौकरशाही वाली पोस्टें हैं वो। और वो क्या काम करती हैं, गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उसको अपने ज़िले में जो भी सारी चीज़ें हैं उसको कार्यान्वित करती है कि हाँ भाई ये नीतियाँ ये कानून है, इसको हमें पालन करना है इसका। हैंस हम आंसर कहाँ पहुँचाएंगे, 15th में डी तक। अब आ जाओ भाई भारत के संविधान की उद्देशिका। देखिए
संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ठीक है, देखते हैं। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। अब देखो ए और बी एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कोई अन्य भाग नहीं। मतलब जैसे मूल अधिकार है, मूल अधिकार संविधान का भाग भी और विधिक भी है। विधिक का मतलब ऐसा समझ लो कि कानूनी है, कि अगर वो नहीं होगा तो तुम सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं कानून या सुप्रीम कोर्ट बीच में एंटर कर सकता है, वैसा तो नहीं देखा। सेकंड थर्ड डी देखो, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर मतलब उसके अलावा वो स्वतंत्र रूप से अलग रूप से उसका कोई भी क्या भाग नहीं है, विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, हम देखो उद्देशिका, देखो हम बेसिकली पॉलिटी पढ़ने के बाद ही यहाँ तक पहुँचे होंगे कि हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो बेसिक्स जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को प्लीज़ गलत ना करें। ठीक है, 17th क्वेश्चन पे आए हम। स्वर्ण ट्रांश निर्दिष्ट करता है। देखो आ गया ना बाउंसर, नहीं पता हमें क्या करना है, चाहो तो छोड़ो, तुक्का मारना हो तो जितने भी रिजर्व से संबंधित और पैसों से संबंधित इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ें आए, तुम बस एक चीज़ याद रखना, IMF। ठीक है, IMF के ही क्वेश्चन हम देखेंगे 24 में भी, उससे पहले भी। तो सबके अंदर जहाँ भी IMF आया है, मोस्ट ऑफ द चांस 100 में से 80-90 बार IMF वाला ही आंसर सही हुआ है। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के साथ डी मारेंगे, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रत्येक साख प्रणाली को। ठीक है, कि पैसा बनाने के लिए जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह जो सारी चीज़ें होंगी वो। ठीक है, बाउंसर से ही ये सब क्वेश्चन, हम उतना इसको पढ़ते नहीं हैं। फिर देखो जी, भारत के संविधान के भाग 4 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों में कौन सा कथन सही है। अब देखो सब बेसिक क्वेश्चंस ही हैं पॉलिटी में, बार बार वही कह रहा हूँ। ठीक है, देखो वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। भाई कब से DPSP जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होगा, कुछ नहीं होता एनफोर्सिएबल DPSP में। राज्य चाहेगा अपनी मर्जी है उसकी, उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं कि भाई तुम ये अच्छा वाला कानून लग रहा है हमें, आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान वेतन महिला पुरुषों के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम DPSP में लिखा है, वो राज्य चाहेगा, उसकी मर्जी है तभी कर सकता है, उसमें न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट को तो मार दो गोली, हो गया फर्स्ट वन कैंसिल, केवल वन को हटा दो, अब आ जाओ जी, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। अब देखो हमने प्रवर्तनीय है को काटा है, तो प्रवर्तनीय नहीं तो सही होगा ना। ठीक है, तो सेकंड सही है, 2 ऑप्शन है। हम देखें इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करें, हाँ कि ना। हमने कितने सारे कानून देखे, सीधा सिंपल आर्टिकल 44 यार। ठीक है, समान नागरिक संहिता अभी उत्तराखंड गोवा वगैरह मैंने लागू किया, कहाँ पे लिखा हुआ है, DPSP में ही तो लिखा है, और कानून बनाने को प्रभावित किया या नहीं किया। हमें जनरल आंसर ही सोचना है, मैं कह रहा हूँ पूरा फीलिंग्स का गेम है। ठीक है, फीलिंग्स कहीं और लगाने के बजाय पेपर्स पे लगाओ। ठीक है, तो हम यहाँ ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम सीधे आंसर पर कूदेंगे। कहाँ पर कूदेंगे, इसके आंसर पर, D पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, देखें जी। अगेन भारत का संविधान, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, ठीक है, मतदान के लिए योग्य, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब कि जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं। हाँ बात सही है ना, बात बिल्कुल सही है कि कोई कहीं पे उसका संसद में भी मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, संसद का सदस्य भी बन सकता है, राज्य का सदस्य बन सकता है, लेकिन अधिकतम 6 महीनों के लिए। लेकिन भारत के संविधान के अनुसार नहीं है, ये संसदीय परंपराओं के अनुसार चलती आ रही है। ठीक है, फिर जो अन्य प्रावधान किए होंगे उसमें है, तो और हमने जाहिर सी बात मानी है कि भारत का संविधान क्या है, तो थोड़ा बहुत गलत माना है, तो ले लो रिस्क, गलत कर दो। अब देखो हाँ एक और चीज़ तुम देखना, जब हम PYQ देखेंगे सीरीज़ में, जब हम पहला गलत करते हैं ना और नीचे वाला सेकंड ऑप्शन बहुत जनरल स्टेटमेंट है अगर, तो हमेशा वो सही होता है। तुक्का नहीं मार रहा हूँ, चाहो तो देख लेना तुम लोग अप्लाई करके, करीब सारे पेपर्स लगा करके देखा हूँ और एक बार नहीं लगाया, लगभग 2013 से 2024 तक के पेपर लगभग 10-10 बार लगाया है। फॉर एग्जांपल 13 का पेपर 10 बार,
कि क्या भाई कहाँ क्वेश्चन किस तरीके से मिस, कहाँ पे छूट रहा है, क्या क्या, एक एक वर्ड 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 देख करके वो सारी चीज़ें पता की हैं। तो चाहो तो शर्त लगा सकते हो इस चीज़ का कि मोस्ट ऑफ द चांस ये वाला सही निकलता है, मार दो भी, आगे बढ़ो। लेकिन पढ़ भी लेते हैं एक बार। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्हर हो जाता है और भले वह कारावास से मुक्त हो चुका। पढ़ते भी हम 1951 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, आरपीए एक्ट जिसे बोलते हैं, आरपीए 1951, ठीक है। तो जाहिर सी बात और सीधा बात कर रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या दे रखा है कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कैसे चुनाव लड़ने हैं, किसके लिए अयोग्यता है, कौन नहीं लड़ सकता है वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसमें तो दे रखा है, इट मीन्स ये भी सही है। देन जी आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थानों पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। ठीक, देखें आगे, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करते हैं, सभी 3 सत्र चलाना अनिवार्य नहीं है। देखो एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, संसद चलना आवश्यक। तीसरा मुझे सही लग रहा है। अब देखो, भारत का राष्ट्रपति जिसे समझे संसद सत्र का आहूत या कौन करता है, राष्ट्रपति ही तो करता है, आहूत भी करता है, अवसान भी करता है, इट मीन्स पहला सही होगा। और देखो ये सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, और 3 सत्रों, देखो 2 कंजक्टिव चीज़ें चल रही हैं, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, जबकि किंतु परंतु अंतु, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगभग गलत होती है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर 3 के साथ। देखो क्वेश्चन गलत होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी भी हाल में 60 to 70 क्वेश्चन ही सही करने हैं। पूरा हमको प्रीलिम्स में हमें 200 में से 200 नंबर ला करके राजा नहीं बनना है, और ना आप भी जान रहे हैं कि 200 में से 200 आए तो कुछ होगा, ठीक है। मेंस पर ज़्यादा एनर्जी लगाएं, इस पर ध्यान, ये थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है, अप्रोच सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब देखो आगे ना बाउंसर 21, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी बेनियान, ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ मुझे देखो बेनियान पता, सेकंड 100% करेक्ट है, ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि सेकंड 100% करेक्ट है तो वो तीनों में है, ठीक है, 3 ऑप्शन है मेरे पास सेकंड वाले। अब यहाँ पर क्या होगा, औरंग का नाम हम नहीं जानते, और देखो राज्य का नाम एक राजस्व दाता, राजस्व जो रिवेन्यू देगा, मिरासीदार, क्या ज़्यादा बेटर लगेगा। और चांसेस हैं कि इन तीनों में से एक तो गलत देगा ही देगा, है ना, तो 3 ये भी नहीं मारूंगा। अब इन दोनों में से 50-50 पर है, आपका जो मन करे वो मारे, ठीक है। मेरा मन कर रहा है ए अभी बी मारने का, क्योंकि औरंग कभी भी तुम देखना इस तरीके से मिलान वाला जो चिन्ह आता है, मिलान वाले जो आते हैं ना कि कौन से सही हैं, उसमें पहला वाला लगभग गलत देते हैं, क्योंकि पहले वाले अगर तुम सही दे दोगे तो फिर यूपीएससी कहाएगा कैसे, है ना। फिर देखें 22 क्वेश्चन, देखो हम पूरे उसको जो है पार्ट्स वाइज करेंगे। पहले में 25 क्वेश्चंस, फिर आगे जो भी उस स्पीड के हिसाब से होगा वैसे करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को भी टाइम मिले सोचने समझने का, सही तरीके से सोच डेवलप करने का। हम एक साथ पूरा नहीं करवाएं, 2-3 घंटा आपका भी टाइम वेस्ट होगा, और मैं जानता हूँ आप लोग उतना देखेंगे भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो 25 क्वेश्चन आराम से करेंगे। प्रीलिम्स हमारा 24 मई को है, हम उससे पहले तक आराम से सारे PYQs देख लेंगे, अप्रोच कर लेंगे। पॉसिबल होगा तो 1-2 कोचिंग्स जो नामी कोचिंग होंगे उनके टेस्ट सीरीज भी साथ में लगा लें, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन तक हम इस वीडियो में रखेंगे, क्योंकि आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। स्थाविरवाद महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर आपने बौद्ध धर्म ठीक से पढ़ा है, स्थाविरवाद मतलब थेरवाद, और थेरवाद था हीनयान से। थेरवाद किससे था, हीनयान से था, तो पहला ही गलत मार दिया हमने भाई, पहला ही गलत मारा हमने, तो ये पहला और पहला गलत हो गया। अब देखो जब भी 3 वाले जो सेंटेंस वाले क्वेश्चन हो ना, उसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस 2 सही होते हैं, 2 क्वेश्चन या फिर 2 जो ऑप्शंस होते हैं वो सही होते हैं, ठीक है। देखो
लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। हाँ, लोकोत्तर संप्रदाय, ठीक है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ठीक है। मतलब महायान बौद्ध धर्म सही है, ठीक है। तो 2 और 3 पर देंगे। मैंने कहा ना, जब भी 3 दिखे मोस्ट ऑफ द चांस 2 क्वेश्चन सही, 2 सेंटेंसेस सही होते हैं। हमारा काम बस एक जो गलत आदमी है ना इस क्वेश्चन में, एक गलत होता है ना, हर रिलेशनशिप, लव ट्रायंगल, तुम्हारा जो भी सारी चीज़ें जिसे हम कहते हैं, तो हम क्या कोशिश करते हैं, जो एक बीच में जो टांग अड़ा रहा है ना उसको हटाया जाए, है ना। तो उसे हमें हटाना जरूरी है। जैसे ही हमने उस टांग अड़ाने वाले को खोज लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने टांग अड़ाने वाले को देखा कि ये था भाई स्थाविरवाद, भाई ये ज़्यादा जो है हमारे रिलेशनशिप में टांग अड़ा रहे हैं, या फिर इस क्वेश्चन में टांग अड़ा रहे हैं, काट दो इसको, काट दो मतलब हटा दो, ठीक है। मतलब इसे कैंसिल कर दो, इसको नज़रअंदाज कर दो। अब जो जोड़े हैं कपल्स हैं इनको सही मारो, आगे बढ़ो, है ना। देन आ जाओ 23। निम्नलिखित में कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव, देखो होंगे सारे सही, ठीक है, लेकिन देखना भारत पर पड़े प्रभाव, ऊपर वाले को बिल्कुल सही ढंग से पढ़ना है। अदरवाइज यही होगा कि हाँ हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, और प्रीलिम्स देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और फेल होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत पर पड़े प्रभाव, हम सब जानते हैं औद्योगिक क्रांति ने भारत की जो दस्तकारी उद्योग थे पूरी तरीके से नष्ट कर दिए थे। यूपीएससी मेंस में भी हमने आंसर लिखते वक्त, अगर आपने पीवाईक्यू लिखे हैं तो हमने ये क्वेश्चन या फिर इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े हैं कि औद्योगिक क्रांति से भारत पर पड़ने वाले क्या क्या प्रभाव रहे, या फिर औद्योगिक क्रांति ने भारतीय दस्तकारी उद्योग को अपंग कर दिया, इस तरीके के मेंस में क्वेश्चन थे। तो देखो मेंस से सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, इंटरलिंकेज का मामला है पूरा, ठीक है। देन 23 में ए पर आ गया, ठीक है। अब देखो 24, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं आता और ना मैं इसको करने की कोशिश भी करूँगा। 10 क्वेश्चन हमें छोड़ना है, उनमें से एक क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, क्योंकि ये वाला टाइमलाइन याद करना और हिस्ट्री ऑप्शनल तो अपना है नहीं, तो अपने हाथ की बस नहीं, अपने बस की बात नहीं है ना, मैं इसे छोड़ूंगा। अब देखो जी, हुंडी 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 हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। 25वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्त्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। हुंडी हमने पढ़ा होगा हर्षकालीन, जब हम हर्ष पढ़ते हैं, ठीक है। तो हुंडी का मतलब था विनिमय पत्र, विनिमय मतलब आदान प्रदान वाली जो भी सारी चीज़ें थी हुंडी के माध्यम से होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आज हम 25 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और आगे भी आप लोग हमारा साथ इसी तरह से बना करके रखेंगे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट आपसे बात बतानी है कि अगर आप दिल्ली में सीलमपुर या फिर इन किसी इलाके से हैं तो वहाँ पर गुरु शिष्य एकेडमी का ऑफलाइन सेंटर भी है, जहाँ तक हम 12th क्लास तक पढ़ाते हैं। और वहाँ पर भी आप चाहें तो आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उन्हें एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। और कोई भी समस्या हो इस रिगार्डिंग, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग या फिर जो भी हो, आपका अपना साथी मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा, ठीक है। तो हम लोग साथ में मिलकर 2026 प्रीलिम्स किसी भी तरीके से साथ में क्लियर करेंगे, और हिंदी मीडियम में जो चीज़ें चल रही हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आई होप आप लोग मेरा साथ देंगे और आप लोगों को अप्रोच और जिस तरीके क्वेश्चन करने का तरीका है ये आपको पसंद आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।